गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम शेरशाह सूरी पार्ट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था, अब आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये शब्दावली बच्चों आप लिख लीजिएगा, ये शब्दावली है आपकी। आइए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक कैसे बना? तो आप आइए पेज नंबर बच्चों 59 पे यहाँ आप पैराग्राफ के लास्ट लाइन पे आएंगे। कन्नौज के युद्ध में मुग़ल शासक हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी भारत का सुल्तान बना। ये जहाँ मैंने अंडरलाइन किया बच्चों, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे ख पे शेरशाह सूरी द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। तो आपका ख ये है राजस्व संबंधी सुधार, ये आपका ख है, ये पॉइंट है राजस्व संबंधी सुधार का। इसको आपको इसका आंसर करना है ख का। अब आइए ग, प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या काम किए थे? आइए ग बच्चों पेज नंबर 60 पे आपका हेडिंग है प्रजा के हित के कार्य। ये आपके प्रजा के हित के कार्य में ये पॉइंट्स इतने हैं, इसे आपको ये करना है। ये आपका ग का आंसर हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों आप आ जाइए पेज नंबर फिर 59 पे कि सैन्य संगठन प्रशासनिक व्यवस्था, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको करने हैं। अब आपका आता है नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही हैं उन्हें सही का और जो गलत है उन्हें गलत पर निशान लगाइए। पहले क का पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी। यह सही है कि शेरशाह सूरी ने इनकी डाकिया व्यवस्था की स्थापना की थी। ख है सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था। गलत। ग परगने का सबसे बड़ा अधिकारी शिकरदारान होता था। गलत। भूमि के नाप की इकाई मीटर थी। गलत। ये आप कहते हैं बच्चों निम्नलिखित पारे में से नीचे दिए गए स्थान पे एक वाक्य लिखना है। बच्चों आपको ये होमवर्क आपको मैं दे रही हूँ, इस होमवर्क को आपको करना है। अब आइए बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिविक्स। आइए आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र, उसका पहला चैप्टर। क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत किसका शासन था? आज़ादी से पूर्व भारत में अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कानून उन्हें लागू करेंगे। कि यहाँ का शासक उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई अधिक भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं, किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया और भारत के लोगों को स्वयं अपना कानून बनाने और अपना शासक चलाने का हक मिल सके। पहले क्या था, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता तो हमारे जितने भी कानून के जो नियम थे वो क्या था, अंग्रेज़ों द्वारा किए जाते थे, जो कि उन्हीं को भारतवासी जो भी थे उन्हें मानना पड़ता था। और फिर उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने अपने ये कानून के नियम को बनाया तो फिर भारतवासियों ने अपने हिसाब से उन्होंने अपने स्वतंत्रता संघर्ष शुरू कर दिया और उन्होंने अपने नियम कानून बनाने का हक चलाने मांग करने लगे। कैसे बना हमारा संविधान आइए जानते हैं। इतने बड़े देश के लिए यह सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति हर काम को अकेले कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों एवं महिला ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों को, महिलाओं अर्थात सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोगों थे जो भारत के हर प्रांत में आए थे। कुछ लोग जिसके नाम आपने सुने होंगे वे थे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.बी. कामत। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के एक प्रारूप समिति भी बनी जिसमें संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्रता भारत के संविधान को स्वीकार किया गया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया और हम तभी से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
बच्चों ये हमारा कैसे संविधान बना, ये इसमें बताया गया है कि आज़ादी के लिए सब लोग लड़े थे, जिसमें से कुछ महान लोगों के नाम भी आपने देखा। फिर इस संविधान को बनाने के लिए कौन कितने लोग थे, क्या क्या था, ये सब इसमें बताया गया है। और इस सभा के अध्यक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और ये कब पारित हुआ? 26 जनवरी 1950 में हुआ। आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार है तथा वहाँ एक संविधान होता है, संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है यदि कोई गैर संवैधानिक यानी संविधान लिखी बातें खिलाफ काम करता है तो उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। यहाँ चाहे जितना भी बड़ा बच्चा अधिकारी हो, वो उसको भी एक नियम के तहत चलना पड़ता है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तो उनके लिए भी एक नियम, उसी नियम से हमारे यहाँ काम किए जाते हैं। आइए हमारा संविधान पढ़ते हैं। भारतीय संविधान लिखित एक विशाल संविधान है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचित की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है। आइए जाने हम संविधान में है क्या। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। अपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्य पर विचार करके निम्नवत है। पहला क्या है? प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत की सरकार अंतिम एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, इसलिए भारत का प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया। ये बच्चों क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अपने आचरण के अनुसार वो भारत के प्रभुत्व संपन्न राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने आंतरिक और बाहरी कार्य अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। फिर है समाजवाद। हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। यहाँ समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास। फिर तीसरा है पंथ निरपेक्ष। राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करता है। लोकसभा गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए लोकतांत्रिक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचन होता है, इसलिए भारत गणराज्य कहा गया है। मानवाधिकार। मानवाधिकार जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक आर्थिक स्तर से जाति धर्म से संबंध रखता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के मानवाधिकार की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। अब बचे हमारे मौलिक अधिकार। अब ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आप अपना मौलिक अधिकार आप देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? अपने गांव, शहर, टोल, मोहल्ले हम सभी छोटे बड़ों को अपनी बात कहते रहते हैं। ऐसे में हम देश प्रदेश भी कहीं भी आते जाते रहते हैं, इन सब के लिए कोई रोक टोक नहीं होती। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्य को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिसे मानव अधिकार कहते हैं। इनमें 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में है, हमारे संविधान में दिए गए निम्नवत हैं। पहला हमारा समानता का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार मिला है। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने पर आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानें, होटलें, सिनेमा घरों में जाने को रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में भी सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत के अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत को सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने ही अधिकारों को लड़ने की आज़ादी है। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार रोजगार कर सकता है। फिर है दोष सिद्ध संचरण जीवन जीने एवं निजी स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित दंड नहीं दिया जा सकता और एक अपराध के लिए एक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पे क्या है, अगर किसी व्यक्ति को अपराध साबित नहीं होता तो उसे एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड यहाँ नहीं मिलेगा कि उसने एक बार अपराध किया तो बार बार उसे दंड, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में रह सभी लोग जीवन का अधिकार है। कोई भी उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। सभी को शिक्षा समान जीवन जीने का अधिकार है। लोगों के जीवन की रक्षा कर सरकार का कर्तव्य है। जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है। जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक उसे जेल की सज़ा नहीं दी जाती है। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा मौलिक अधिकार है। फिर है बच्चों शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2002 में संविधान में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का शिक्षा से अधिकार के मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 RT एक्ट पारित किया गया है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर एक बच्चे को शिक्षा मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। फिर है आपका तीसरा अधिकार। इस अधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियमित से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में भी जबरदस्त काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। साथ ही 14 वर्ष की कम आयु को बच्चों को मजदूरी नहीं की जा सकती है। बच्चों ये आपके बाल अधिकार हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। बच्चों इसके बाद आपको आज इतना ही पढ़ेंगे। आप ये नन्हा रामू, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार। आपके 3 अधिकार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। थैंक यू।